अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 74। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, एक ना एक दिन जाना ही है, परंतु अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है। पूरी तरह ठीक हो जाओ तो चले जाना। मरहम का लेप करते हुए साधु ने उसकी बात पर चौंके बगैर रसान से जवाब दिया, मेरा ठीक होना इतना ज़रूरी नहीं जितना उन लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है जो मेरी तलाश में आसपास भटकते फिर रहे हैं। अगर मैंने नहीं मिला तो वो मेरी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसे मुनासिब लगा कि साधु को अपनी मजबूरी से आगाह कर दे। भगवान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। शांत रहो, जब तक तुम मेरे पास हो वो तुम्हें तुम्हारे घर वालों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचा सकेंगे। साधु का इत्मीनान काबिल दीद था। माज इसके अंदाज पर थोड़ा सा झुंझला गया। आप उन लोगों को मुझसे बेहतर नहीं जानते। पहले भी उन्होंने मेरे गायब होने पर मेरे छोटे भाई को जुल्म का निशाना बनाया था। वो अब भी ऐसी कोई हरकत कर सकते हैं। वो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मेरा ज्ञान मुझे बता रहा है कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा करने वाली शक्तियाँ हरकत में आ गई हैं। साधु ने तसल्ली देने की कोशिश की। मुझे आपके इल्म पर शक नहीं, लेकिन मैं अपने ख़ानदान के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकता। इस इंसान दोस्त साधु ने जाने के बावजूद कि मुसलमान है और मुबैना तौर पर एक धमाके का जिम्मेदार है, इसे अपने पास पनाह दी थी, इसलिए वो इससे बेमुरब्बती या सख्ती से पेश नहीं आ सकता था। कहाना अभी खतरा नहीं है, जब खतरा आएगा तो इसे टाल नहीं सकेगा। मैं आगे चलकर तेरे जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ देख रहा हूँ, लेकिन अभी सब ठीक है। वो तेरे पास एक मौका है कि तू अपने गिद्ध बुने जाल को तोड़कर निकलने की कोशिश कर। साधु की बातें इसके लिए मुअम्मा थी। इसने इसे अपने बारे में कुछ भी खुलकर नहीं बताया था, लेकिन इसकी बातों से यूँ लग रहा था जैसे वो इसके तमाम हालात से आगाह हो। उलझता क्यों है बालक? जैसे तेरी दुनिया के साइंसदान अपनी बुद्धि खपा खपा कर इस संसार के कुछ भेद जान चुके हैं, वैसे हम भी अपनी तपस्या के बदले ऐसा बहुत कुछ जान लेते हैं जो इंसानी आंख से ओझल है। साधु ने मुस्कुराकर इसकी उलझन दूर करने की कोशिश की। मैं अपने घर वालों से बात करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे लिए किसी मोबाइल फ़ोन का बंदोबस्त कर सकते हैं? वो खाली खुली साधु की तसल्लियों पर इक्तफा नहीं कर सकता था, इसलिए इसके दावे को आजमाने का फैसला किया। मोबाइल फ़ोन यहाँ लाया तो जा सकता है, लेकिन वो यहाँ काम नहीं करेगा। मेरी कुटिया तय खाने में किसी भी तरह की बरकी, रेडियाई या मकनातीसी लहरें दाखिल नहीं हो सकती, इसलिए तो तुम्हें तलाश करने वाले यहाँ तक नहीं पहुँच सके हैं। साधु के दावे ने इसे एक और मसला याद दिलाया। मुझे शक है कि उन्होंने मेरे जिस्म में कहीं किसी मुकाम पर कोई चिप या डिवाइस छुपा रखी है। अपने तौर पर मैं इसे तलाश करने की जितनी कोशिश कर सकता था कर चुका हूँ, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। आप मेरी बेहोशी के दौरान मेरे जिस्म पर मौजूद जख्मों पर मरहम लगाते रहे हैं। आप बताएं कि आपको कहीं ऐसा कोई कट वगैरह दिखाई दिया है जिस पर शक हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर तेरी तसल्ली को एक बार फिर जाँच कर लेता हूँ। साधु ने इसका जुमला पूरा होने से पहले ही मफहूम समझते से जवाब दिया और अपने दोनों हाथ इसके शानों पर रख दिए। अब वो आंखें बंद किए धीरे धीरे हाथों को यूं कर दे रहा था जैसे कोई नबीना शख्स अंधेरे में टटोल कर आसपास की अशिया की हकीकत जानने की कोशिश कर रहा हो। नहीं, बाहर से कोई मादिश है तेरे बदन में नहीं डाली गई। पूरा बदन अच्छी तरह टटोलने के बाद साधु ने आंखें खोली और ऐलान किया, फिर वो कैसे मुझे आसपास ढूंढते फिर रहे हैं। रवि ने खुद इनकी बातें सुनी थी। उन्होंने आसपास के इलाके में आखिरी सिग्नल मिलने का जिक्र किया था। अगर मेरे जिस्म में कोई डिवाइस फिट नहीं की गई तो इन्हें सिग्नल कैसे मिले थे? इसने हुज्जत की। ये मैं नहीं जानता, जो जानता हूँ वो तुझे बता दिया। साधु ने बेनियाजी से जवाब दिया। इसी वक्त इन्हें ऊपर से कुछ ज़ोरदार आवाज़ें सुनाई दी। पहले ऐसा लगा कि कुछ लोग धमाधम चल रहे हैं, फिर किसी शय के ज़ोर से गिरने की आवाज़ सुनाई दी और आखिर में गोली चलने का धमाका हुआ। इन आवाज़ों को सुनकर इसने बेकरारी से सीढ़ियों की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन साधु ने इसका हाथ थाम कर इसे जाने से रोक लिया और होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। वो खामोश बैठा मस्जिद को सुनने की कोशिश करता रहा। बाहर की रोशनी से महरूम इस तहखाने में इस वक्त इन दो नफूस के तनफ्फुस की आवाज़ के सिवा कोई दूसरी आवाज़ नहीं थी और वो ऊपर पैदा होने वाली सरसराहटों को सुन सकते थे। ताकचे में जलते दिए की रोशनी में दीवार पर बनती अपनी परछाइयों को देखते वो इन आवाज़ों का मफहूम समझने की कोशिश करते रहे। ऊपर एक से ज़्यादा अफराद की मौजूदगी का साफ अंदाज़ा हो रहा था, लेकिन वो क्या बोल रहे थे ये समझ नहीं आता था। सामान खिसकाए जाने की आवाज़ें भी सुनाई दी, लेकिन चंद मिनटों से ज़्यादा ये सिलसिला जारी नहीं रहा। ऊपर खामोशी छा जाने की थोड़ी देर बाद रवि सीढ़ियों को उतरकर नीचे आया। वही बदमाश थे, आपका हुलिया बताकर हमसे पूछताछ कर रहे थे। हम बोल दिए, हमें इस संसार में अपने गुरुजी की सेवा के सिवा किसी का होश नहीं। हमारे जवाब से गुस्से में आकर पानी का मटका पटक कर तोड़ दिए। फिर ऐसे सामान की तलाशी लेने लगे जैसे आदमी के बजाय किसी मुर्गी की तलाश करते हों। गुरुजी का भी पूछा। हम बोल दिए, हम इनके सेवक हैं। वो जाते समय हमें सेवा के लिए साथ ले जाएं तो साथ चले जाते हैं, वरना इनके इंतज़ार को भी सेवा जानकर आंखें रास्ते पर जमाए बैठे रहते हैं।
इसकी निगाहों के सवाल पढ़कर रवि ने हस्ब आदत एक ही सांस में सारी तफसील सुना दी। साधु इस तफसील से बेनिया सर झुकाए अपने किसी ध्यान ज्ञान में था। इन्हें तहखाने का पता नहीं चला। इसने कुछ हैरत से दरियाफ्त किया। इसे मालूम था कि सोने के साथी तरबियत याफ्ता थे और ऐसे लोगों के लिए एक आम से तहखाने की मौजूदगी को महसूस कर लेना कोई मुश्किल बात नहीं थी। छोड़ दे बालक, कोई कितना ही ज्ञानी हो, इसकी एक हद होती है। अंधेरों में भटकने वालों का ज्ञान साधु की कुटिया में काम नहीं करता। साधु ने उसे टोक दिया तो वो मजीद कोई सवाल करने की जरूरत नहीं कर सका। कुछ ऐसा था इस साधु में कि वो खुद को इसके एहतराम पर मजबूर पाता था। थोड़ा समय सब्र से बिता ले, फिर हम खुद को तेरे निकलने का बंदोबस्त कर दूंगा। बगैर बंदोबस्त के निकलेगा तो फौरन धर लिया जाएगा। जैसा तुझे शक है वैसा नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो इन्हें तेरी समझ बताता है और वो तेरी तलाश में यही आसपास भटकते फिरते हैं। साधु उठकर सीढ़ियों की तरफ जाते हुए बोला तो इसके लहजे में गहरी सोच का अक्स था। हामिद साहिब कहाँ हैं? इनसे बोलो मुझे इनसे बात करना है। इसने अपने लिए नाश्ता लेकर आने वाले मुलाजिम से तहकुमाना लहजे में कहा। वो तो नहीं है मैडम, इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। ड्राइवर सुबह सुबह इन्हें अस्पताल लेकर गया था और वहाँ से इसका फ़ोन आया था कि हामिद साहब को एडमिट कर लिया गया है। हो सकता है वो शाम तक अस्पताल में ही रहे। मुलाजिम ने इसे तफसीली जवाब से नवाजा। हुआ क्या है इन्हें? उसके जैम की बोतल खोलते हाथ ज़रा सी देर के लिए साकित हुए। शायद फूड पॉइजनिंग का मसला है। मुलाजिम के जवाब ने इसकी उलझन दूर कर दी कि हामिद जैसा हट्टा-कट्टा बंदा अचानक इतना बीमार कैसे पड़ गया कि अस्पताल में दाखिल करवाने की नौबत आ गई। कुछ और तो नहीं चाहिए मैडम? इसकी खामोशी इख्तियार कर लेने पर मुलाजिम ने जाने के लिए पर तोले। नहीं बस काफ़ी है, तुम जाओ। इसने मुलाजिम को जाने की इजाज़त दी और खुद नाश्ते से इंसाफ करते बहुत कुछ सोचती रही। बाज़ल के अगवा की नाकाम कोशिश के बाद वो अमली तौर पर खान हाउस में कैद थी। हामिद ने इसे साफ बता दिया था कि सोने की तरफ से अगले अहकामात मिलने तक वो इसे कहीं जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। यहाँ तक कि इसने विक्की के पास रह जाने वाला इसका मोबाइल फ़ोन वापस मंगवा लेने के बावजूद इसके हवाले नहीं किया था, जिसकी वजह से वो बाहर की दुनिया से राब्ते से महरूम हो गई थी और ये चीज़ इसे झुंझुलाहट में मुब्तला कर रही थी। मुझे हामिद की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाना होगा। अब वो कांटे की मदद से आमलेट को छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हुए एक फ़ैसला कर चुकी थी। फैसला कर चुके के बाद इसने जल्दी जल्दी नाश्ते को निपटाया और कमरे से बाहर निकल आई। खान हाउस के अंदर इसकी नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं थी। मुलाजिम ने इसे कमरे से बाहर देखा तो नाश्ते की ट्रॉली वापस लाने इसके कमरे में चला गया। मुलाजिम के जाते इसने अपने अतराफ की एक ताराना नज़र डाली। वहाँ कोई दूसरा मुलाजिम नज़र नहीं आ रहा था। अलबत्ता एक करीबी कमरे से आती मध्यम आवाज़ों से जाहिर था कि वहाँ सफाई का अमल जारी है। इसने मौका का फ़ायदा उठाया। वो तेज तेज कदम उठाती हामिद के कमरे की तरफ बढ़ गई। हैंडल घुमाने पर दरवाज़ा गैर मुकफ्फल मिला तो दिल खुशी से धड़क उठा। वो गड़ाप से कमरे के अंदर घुस गई। अल्लाह करे मेरा मोबाइल आसानी से मिल जाए। हामिद के पुरतायुश कमरे का जायज़ा लेते हुए इसकी दिल की गहराइयों से दुआ मांगी और एहतियात से एक एक जगह की तलाशी लेने लगी। हामिद खुद जितना निकसिक से रहता था, इसका कमरा भी इतना ही मुनज़्ज़म था। इसने पहले स्टडी टेबल की दराजों का जायज़ा लिया। वहाँ तरतीब से रखे सामान में से अपना मोबाइल नहीं मिला तो 3 डोर अलमारी की तरफ बढ़ गई। अलमारी मुकफ्फल थी। इसने अपनी हेयर पिन निकालकर कुफल खोलने की कोशिश की, लेकिन इसे अपनी कोशिश में नाकामी का सामना करना पड़ा। मालूम नहीं कुफल ख़ास किस्म के थे या इसकी तरबियत में ही कोई कमी रह गई थी कि उन्हें खोलने में कामयाब नहीं हो सकी। नाकामी पर झुंझुलाहट का शिकार वो बेड के साइड टेबल्स की तलाशी के लिए मुड़ी। अपना मोबाइल ना सही, वो कोई ना कोई ऐसी शायद ढूंढ निकालना चाहती थी जो इसके लिए कारामद साबित हो। दाएं जानिब की साइड टेबल की पहली दराज खोलते से एक लिफाफे में रखी रकम मिल गई। रकम चंद हज़ार से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसके काम आ सकती थी, इसलिए इसने गिरबान में उड़स ली। बड़ी कामयाबी इसे बाएं जानिब की निचली दराज खोलने पर हासिल हुई। वो जो ख्याल कर रही थी कि हामिद ने इसका मोबाइल मुकफ्फल अलमारी में रखा होगा, वहाँ अपना मोबाइल देखा तो खुशी से उछल पड़ी। रकम और मोबाइल दो अहम अशिया के उसूल के बाद इसे किसी शय की ज़रूरत नहीं थी। इसे कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन सीधे अपने लिए मुख्तस कमरे में जाने के बजाय बाहर का रुख किया। बाहर गार्ड्स हस्बे मामूल अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे। वो लॉन में घूम फिरकर मुहतात नज़रों से हर तरफ का जायज़ा लेने लगी। इसने महसूस किया कि बज़ाहिर बेनियाजी से अपनी ड्यूटी अंजाम देते गार्ड्स इसकी आमद के बाद ज़्यादा चुकन्ने हो गए हैं। ज़ाहिर है इन्हें हामिद की तरफ से हदायत होगी कि इसे बाहर न जाने दिया जाए। वो किसी तरह इन गार्ड्स की आंखों में धूल झोंक भी देती तो इसके लिए इस ऊंची चारदीवारी को पार कर लेना दूसरी तरफ जाना मुमकिन नहीं था। कम अज़ कम दिन की रोशनी में तो वो ऐसी कोशिश कर नहीं सकती थी। चोरी छुपे फरार के ख्याल को ज़हन से झटक कर वो वापस अंदर की तरफ पलट गई और कमरे का दरवाज़ा बंद करके अपना मोबाइल ऑन किया। ये देखकर इसका दिल खुश हो गया कि मोबाइल में अच्छी खासी चार्जिंग मौजूद है। इसने झट विक्की का नंबर डायल किया। कहाँ गायब थी आप? मैंने कितनी बार आपका नंबर ट्राई किया, लेकिन आपका नंबर मुसलसल पावर ऑफ जा रहा था। दूसरी तरफ से फौरी तौर पर रिसीव कॉल की गई और वकास ने कुछ कहे बगैर बोलना शुरू कर दिया। कोई ख़ास बात थी क्या?
बादल के मामले में तुमने कुछ और किया। वो फौरन खुशफहम हुई। नहीं, वो तो मैं आपकी खैरियत मालूम करने और आपसे मुआवजत करने के लिए आपसे रब्ता करना चाहता था। उस दिन आप अस्पताल में फंस गई थी और मैं आपको वहाँ से निकालने के लिए कुछ नहीं कर सका था। इसने मुआवजत खाना लहजे में वजाहत की। वो कोई मसला नहीं है, गलती मेरी थी। मैं नीली को फॉलो नहीं कर सकी और गलत समझ में चली गई। बहरहाल मेरे मेहरबानों ने मेरे वहाँ से निकलने का बंदोबस्त कर दिया था। जी मुझे मालूम है, और इस सिलसिले में अच्छा खासा शर्मिंदा भी किया जा चुका हूँ। कितनी बड़ी हिमाकत है ना। हम एक अहम मिशन पर थे और हमें मालूम ही नहीं था कि कोई हमें फॉलो कर रहा है। वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ। अगर मैडम सोने का आदमी आपके पीछे वहाँ ना पहुँचता तो आपका वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता। वो खासा शर्मिंदा हो रहा था, लेकिन इसे इसकी शर्मिंदगी से कोई गज़ नहीं थी, इसलिए थोड़ी बेजारी से बोली, पुरानी बातों को जाने दो विक्की। ये बताओ कि आगे के बारे में क्या प्लान है। मार्स तक पहुँचने के लिए हमें बादल पर बेहद सूरत हाथ डालना होगा। बात कुछ यूँ है मिस बुशरा। विक्की ने ज़रा सा तवक्कुफ किया और फिर खंगार कर गला साफ करते हुए बोला, मेरा आपसे रब्ता नहीं हो सका, वरना मैं आपको हालात में होने वाली तब्दीली से पहले ही आगाह कर देता। दरअसल हमारी इस नाकाम कोशिश के बाद लाला ईसा ने मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं। उन्होंने माज भाई के वालिद से रब्ता करके मेरा अलीना से रिश्ता तय कर दिया है और आज हमारा निकाह हो रहा है। जल्द हम दोनों और अलीना के वालिद और भाई किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल हो जाएंगे। वो गोया इसे अपने इस मामले से अलग होने की इत्तला दे रहा था। और माज का क्या होगा? तुम में से किसी ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? इसके अंदर तहश की एक लहर सी उठी। ऐसा कैसे हो सकता था कि इनके बारे में ना सोचा जाता? सोच समझकर ही फैसला किया गया है। आपस में इस मामले को डिस्कस करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि माज भाई की असल मजबूरी इनकी फैमिली है। अगर इन्हें इनकी फैमिली के महफूज होने की यकीनदहानी करवा दी जाए तो खुद हाथ पैर मारकर इस दलदल से निकल आएंगे जिसमें इन्हें ज़बरदस्ती फंसा दिया गया है। विक्की के पास इसके हर एतराज़ का जवाब था। इसने हारे हुए अंदाज में सिलसिला मुनक़ते कर दिया। वो इससे ये नहीं कह सकती थी कि तुम लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाने से क्या बुशरा की ज़िंदगी में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा? वो खुद पर गुजरी का इंतकाम लिए बगैर चैन नहीं पा सकती थी, लेकिन इस इंतकाम में किसी को अपना साथ देने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकती थी। बुशरा का इस दुनिया में किसी से कोई ऐसा रिश्ता नहीं था और इसे अपने हिस्से की जंग खुद लड़ना थी। मोबाइल की बजती घंटी से इस सख्ता ज़दा सी कैफे से बाहर निकाला। स्क्रीन पर वकास का नंबर चमक रहा था। इसने लाइन काट दी। घंटी दोबारा बजने लगी। इस बार इसने मोबाइल ही ऑफ कर दिया। इसे किसी की वजाहती और माजरती जुमले सुनने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। बुशरा को किसी की ज़रूरत नहीं है। इसने गोया खुद को बावर कराया और रुखसार पर फैलकर आने वाले आंसू हाथ की पूंछ से साफ करते हुए एक अज़म से उठ खड़ी हुई। 5 मिनट बाद ही खान हाउस इसकी चीखों से गूंज रहा था। चीखों की आवाज़ सुनकर अपने फ़राइज़ इंजाम देते मुलाजमीन में दौड़ लग गई तो वो सीढ़ों के करीब इस हाल में पड़ी दिखाई थी कि इसके माथे से खून बह रहा था और वो अपनी एक टांग पकड़े बुरी तरह बिलबिला रही थी। ये क्या हुआ मैडम? एक मुलाजिमा ने जल्दी से इसके माथे पर जख्म पर अपना दुपट्टा रखकर इसका बहता खून रोकने की सही की। पैर, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है फ्रैक्चर हो गया है। माथे पर जख्म ने इसे अपने हाथों से लगाया था और वो जानती थी कि जख्म ज़्यादा गहरा नहीं, इसलिए खून जल्द रुक जाएगा, इसलिए पैर की चोट के हवाले से शोर मचाया। देखने वाले देख सकते थे कि इसका पैर बुरी तरह सुर्ख हो रहा है। ये सुर्खी इसने बुलिश ओन के माहिराना इस्तेमाल से पैदा की थी। मेरे पैर को किसी कपड़े से बांधो ताकि इसे सपोर्ट मिल सके। हाई वाई के दौरान ही इसने एक मुलाजिम से इल्तिजा की। किसी की सुर्खी का मसनूईपन महसूस करने से पहले इसे छुपा देना मुनासिब था। फिक्रमंद मुलाजमीन में से एक ने इसके हदायत पर अमल करते हुए पैर को मजबूती से कपड़े में लपेट दिया। इस अमल के दौरान वो यूँ कराती रही जैसे जब्त की ज़बरदस्त कोशिश के बावजूद बर्दाश्त करने से कासिर हो। क्या हुआ है? अभी पैर पर पट्टी बांधने का अमल मुकम्मल हुआ था कि चीफ सिक्योरिटी अफसर वहाँ चला आया। हामिद की गैर मौजूदगी में खान उसके मामला देखना इसी की जिम्मेदारी थी। शायद इसलिए किसी ने इसे इत्तला दे दी थी। मैडम सीढ़ियों से फिसल गई हैं। इसे सीढ़ियों से गिरता किसी ने नहीं देखा था, लेकिन चूंकि उनके करीब ही पड़ी वावेला करती हुई पाई गई थी, इसलिए मुलाजमा ने खासे उसूख से जवाब दिए। वो अब भी इसके माथे पर जख्म को अपने दुपट्टे के पल्लू से दबाई खड़ी थी और पल्लू पर नमूदार होने वाला खून का धब्बा अलग ही गवाही दे रहा था कि वाकई सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हुई है। मुझे लग रहा कि मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया है। इसने चेहरे पर दुनिया जहाँ की अजियत सजाते हुए खुद भी अपनी हालत ज़ार बयान की। मैं चेक करता हूँ। वो इसके करीब ही बैठ गया और हाथ इसके पैर की तरफ बढ़ाए। नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छूने से और भी तकलीफ होगी। इसने फ़ौरन वावेला मचाया। अस्पताल भिजवा दे सर, वहाँ डॉक्टर चेक करके एक्सरे करवा लेगा तो तसल्ली हो जाएगी फ्रैक्चर है या नहीं। मुलाजमा ने इसके गालों पर फिसलते मोटे मोटे आंसू देखते हुए हमदर्दी से मशवरा दिया तो वो दिल दिल में खुश हो गई। जो वो चाह रही थी मुलाजमा ने कहकर इसकी मुश्किल आसान कर दी थी। ठीक है, मैं गाड़ी निकलवाता हूँ, तुम इन्हें सहारा देकर बाहर लाओ।
सिक्योरिटी अफसर को मजबूरन कहना पड़ा। वो उठकर बाहर चला गया तो मुलाजमा ने इसे सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो खड़े होने के बजाय कराहने लगी। गिरने से मेरी कमर पर भी चोट लगी है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रोहान से ले जब मैं कहते हुए अपने लिए मज़ीद हमदर्दियाँ समेटने में कामयाब रही। मैं कुर्सी लाता हूँ तो मैडम को कुर्सी पर बिठा देना, हम मेरे कुर्सी समेत उठाकर गाड़ी तक ले जाएंगे। इसके पैर पर कपड़े की पट्टी बांधने वाले मुलाजिम ने मुलाजमों को मुखातिब करके तजवीज़ पेश की। थोड़ी देर में इस तजवीज़ पर अमल किया जा रहा था। गाड़ी के करीब खड़े सिक्योरिटी अफसर ने इसे इस हालत में बाहर आता देखा तो इसकी आंखों में दौड़ती शुकुक शुबहात की लहरें थोड़ी कम हुई। ख्याल से ले जाना और चेकअप होते ही मुझे कॉल करके सूरत हाल बताना। हमें साहिब को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। अब इनकी तबीयत पूरी तरह संभली नहीं है, बेहतर है कि इन्हें सुकून और आराम करने दिया जाए। इसे गाड़ी में मुंतकिल करने के दौरान वो ड्राइवर और साथ वाले सिक्योरिटी गार्ड को हदायत देता रहा, तुम मैडम के साथ जाओगी जरीना, ख्याल से इनके साथ ही रहना। अब रुख मुलाजमा की तरफ था। इसने जानबूझकर खुद को बेनिया जाहिर किया और यूं पुश्तगाह से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली, जैसे तकलीफ से निढाल होकर इधर उधर देखने की हिम्मत भी न रही हो। इसका ये निढाल अंदाज, सूब वाला रफ हुलिया और खाली हाथों ने सिक्योरिटी अफसर को शुकूक व शुबहात में मजीद कमी ले आया। आखिरकार वो गाड़ी वहाँ से रवाना हुई और सुबह रफ्तार से चलती 10-12 मिनट में एक निजी अस्पताल की इमारत के सामने जा रुकी। इसे अंदाज़ा था कि हामिद भी यहीं दाखिल होगा। बहरहाल इस वक्त इसे हामिद से कोई गर्ज नहीं थी और वो खुद अपने फरार के मौके का जायज़ा ले रही थी। इनके साथ आने वाला गार्ड व्हील चेयर के इंतज़ाम के लिए अंदर की तरफ चला गया था। इसके साथ आने वाली मुलाजमा गाड़ी में इसी के साथ पिछली नशीस पर बाईं जानी बैठी हुई थी, जबकि ड्राइवर अपनी सीट छोड़कर दाएं दरवाजे के साथ आ खड़ा हुआ था। यूँ इसके लिए मुमकिन नहीं था कि दायां या बाईं किसी जानिब से उतरकर बराह रास्त फरार इख्तियार कर सके। पैरों में जूतों के इधर मौजूदगी भी ख्वाहिश की तकमील में एक रुकावट थी। मैडम आए। वो अपने ख्यालों में ही डूबी हुई थी कि मुलाजमा की आवाज़ ने छुकाया। व्हील चेयर लाई जा चुकी थी। वो अपनी अदाकारी को जारी रखते हुए इन लोगों की मदद से गाड़ी से इस पर मुंतकिल हुई। अब इसे अंदर ले जाया जा रहा था। मुलाजमा और गार्ड इसके साथ ही थे। आप लोग बाहर रुके, अंदर पेशेंट के सिवा किसी को आने की परमिशन नहीं। मुआयने के कमरे में जाने से कबल ही एक नर्स ने मुलाजमा और गार्ड को अंदर जाने से रोक दिया और ख़ुद इसकी व्हीलचेयर को धकेलते हुए अंदर ले गई। ओहो, क्या हुआ इस प्रीटी गर्ल को? इसके माथे पर जमा थोड़ा सा खून और पैर पर लिपटी पट्टी अंदर दाखिल होते ही नाजुक सी डॉक्टर की नज़रों में आ गई। सीनों से गिर गई है, शायद पाँव में फ्रैक्चर हो गया है। नर्स ने मुलाजमा से हासिल शुदा मालूमात डॉक्टर के गोशगुजार की। ओहो, वेरी सैड। 45-46 सालों डॉक्टर ने खुद को किसी नौजवान लड़की की तरफ फिट रखा हुआ था और बहुत खुश मिजाज महसूस हो रही थी। मैडम, मैं ओटी में चली जाऊँ? आपको बताया था ना कि आज वहाँ स्टाफ कम है और डॉक्टर जावेद ने मुझे वहाँ आने को कहा था। डॉक्टर अभी इसके माथे के जख्म का जायजा ले रही थी कि नर्स ने इससे मुखातिब हुई। इनके पैरों की पट्टी खोल दो, फिर चली जाना। डॉक्टर के चेहरे पर हल्की सी नागवारी का तासुर रहा, लेकिन इसने खुद को काबू में रखते हुए नर्स को नरमी से जवाब दिया, ये चोट तो मामूली सी है, हल्की फुल्की ड्रेसिंग से भी काम चल जाएगा। माथे की चोट का जायजा दी डॉक्टर ने अपने तय इसे इत्मीनान दिलाया। जी, मगर मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कहीं की अंदरूनी चोट तो ही लग गई। इसने जानबूझकर तशवीश का इजहार किया। असल फिक्र तो इसे पैर की तरफ से थी। जिस तरह इसने मुलाजमिन को बेवकूफ़ बना लिया था, किसी प्रोफेशनल को नहीं बना सकती थी। अच्छी बात यह थी कि नर्स भी उजरत में होने के बायस ज़्यादा तवज्जो दिए बगैर पट्टी खोलकर बाहर निकल गई थी। डोंट वरी, चोट की वजह से दर्द हो रहा है, मेडिसिन लेने से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर इसकी तशवीश पर पहले थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर सहूलियत से इसे तसल्ली दी। आई एम सॉरी डॉक्टर, मगर मुझे इत्मीनान है कि आप तकलीफ से ज़्यादा घबराती नहीं है और अस्पताल में होने की वजह से आपको जल्दी अच्छा ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। इसे किसी फैसले तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी। चुनांचे अचानक ही खड़े होते हुए बोली और कुछ न समझने के अंदाज में कबक्का खड़े डॉक्टर की कनपट्टी पर एक घूंसा जड़ दिया। इस अचानक उफ्ताद पर डॉक्टर चकरा कर गिरने लगी थी, लेकिन इसने तेज़ी से इसे थाम लिया और व्हीलचेयर पर ही बिठा दिया। डॉक्टर के मुकम्मल तौर पर बेहोश न होने की वजह से इसे मौका पर इसे एक घूंसा मजीद जड़ना पड़ा। इसकी बेहोशी का इत्मीनान हो जाने के बाद इसने फुर्ती से पहले कुर्सी की पुश पर लटका डॉक्टर का सफ़ेद कोट पहना, जिसका दुपट्टा खींचकर अच्छी तरह सर और माथे पर लपेटने के बाद मेज़ पर रखे मास्क और गॉगल्स भी चेहरे पर सेट कर लिए। हुलिये में इतनी तब्दीली के बाद इसे इत्मीनान था कि सरसरी नज़र डालने पर किसी के लिए इसे शिनाख्त करना आसान नहीं होगा। अपने इस बहरूप को मजीद परफेक्शन देने के लिए इसने एक तो डॉक्टर के शोल्डर बैग का सारा सामान मेज़ पर उलटकर इसे कंधे पर लटकाया तो दूसरी तरफ इसका स्टेथोस्कोप भी हाथ में थाम लिया। अब बस आखिरी चीज़ रह गई थी। डॉक्टर के पैरों में मौजूद स्याह नरम सी पंपी उतार कर पहनते हुए इसने एक बार फिर दिल में इससे मुआवजत की और ख़ुद को कंपोज करते हुए बाहर का रुख किया। पंपी इसके पैरों में मामूली सी ढीली थी, लेकिन इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि इसे चलने में दुश्वारी पेश आए।
कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते हुए पल भर के इसका दिल जोर से धड़का, लेकिन किसी किस्म की घबराहट का मुजाहरा किए बगैर सीधी चलती चली गई। भाई जानिब इंतजार में बैठे गार्ड और मुलाजमा ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उस जानिब देखा जरूर, लेकिन एक तो इसका रुख बराह रास्त इनकी तरफ नहीं था और दूसरे वो हुलिये से कोई डॉक्टर ही लग रही थी, इसलिए ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और वो इत्मीनान से बाहर निकलती चली गई। बाहर निकलकर रिक्शे में बैठने के बाद इसने अपना रुका हुआ सांस बहाल किया और लिबास के अंदर छुपाई हुई रकम और मोबाइल निकालकर पर्स में मुंतकिल किया। कहाँ जाना है बीबी? रिक्शा ड्राइवर ने इससे दरियाफ्त किया। यूनिवर्सिटी रोड चलो। ये 3 लफ्ज़ी जुमला बोलते हुए इसकी सांसों में कितना जहर भरा हुआ था ये वो खुद ही जानती थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।